Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to share some important questions of CSAT English comprehension, right? तो पहले मैंने आपको पहले 3 लेक्चर्स आपको दिया है, उसमें मैंने आपको आइडिया बताया है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं, किन किन बेसिक टर्म्स जो की टर्म्स है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसमें से मैंने आपको करवाया था, एक की टर्म मैंने लिया था क्रिटिकल मैसेज। मैंने बताया था कि क्रिटिकल मैसेज अगर आपको पूछा जाएगा पैसेज का क्या है, उसको आप किस तरीके से जो है पैसेज को पढ़ के किस तरीके से आंसर करना है। आज का कीवर्ड जो हमारा रहेगा वो रहेगा एजम्पशंस। क्या क्या एजम्पशंस होते हैं, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ द अबो पैसेज। अबो पैसेज से आपको एजम्पशंस निकालने हैं, ठीक है। आपको फिर जो है टिक करना होता है ऑप्शन को। लेकिन एजम्पशंस में क्या देखना होता है, आपको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, ये हम देखेंगे। सबसे पहले की टर्म को देखेंगे, इसके बाद 5-6 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट आपको अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। एज्यूम, आप कहते हैं एज्यूम, आप एज्यूम करते हो, वहीं से निकला है एजम्पशंस। एजम्पशंस आर समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी लर्नड आर एक्सपीरियंस्ड एंड डू नॉट क्वेश्चन। They may be a part of our belief and we may interpret everything else assuming our beliefs to be true. यहाँ पर आपको समझना है कि जो आप एजम्पशन करोगे जब आप पैसेज को पढ़ोगे, फिर पैसेज को पढ़ने के बाद जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी पैसेज को पढ़ने में, उसके बाद आपको क्या करना, आपको खुद भी एज्यूम करना है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, उस पैसेज के रिलेटेड ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, ये चीज़ भी हो सकता है। मतलब उस पैसेज से बाहर भी आप जो है कुछ डिसीजंस ले सकते हो, पैसेज से बाहर भी आप जो है सोच सकते हो कि हाँ ये एक पॉसिबिलिटी है। एक बिलीफ आपको होगा, आपको इंटरप्रेट करना है, ठीक है, आपको एज्यूम करना है कि ये जो है ये भी ठीक है इसके रिलेटेड। सो दे आर काइंड ऑफ प्रिज्म थ्रू विच वी सी द वर्ल्ड अराउंड अस। सेम इज़ ट्रू फॉर ऑथर हु राइट्स आर सी पैसेज, ठीक है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, a leftist person will try to find economic causes for all the problems in the world, while a religious person may assume that everything happens due to will of the God. ठीक है, ये एक एग्जांपल दिया। वाइल वी मेक कंक्लूजन्स एंड इन्फ्रेंसेस बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। हम जो भी कंक्लूजन्स होते हैं, जो भी इन्फ्रेंसेस होते हैं, हम फैक्ट्स के बेसिस पे ही बताते हैं। या हमारे पास जो एविडेंस होगी, उस एविडेंस को जब हम देखते हैं, उस एविडेंस को समझते हैं, तब ही हम क्या कंक्लूड करते हैं और हम एक इन्फ्रेंस बताते हैं, या हम जो हमारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं उस तरीके से। लेकिन एजम्पशंस में क्या होता है, एजम्पशंस आर थिंग्स दैट वी प्रिज्यूम आर प्रिसपोज एंड टेक फॉर ग्रांटेड। लेकिन एजम्पशंस में आप एज्यूम करते हो, आप सोचते हो कि हाँ ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। दे में नॉट देयर में भी नो फैक्ट, फैक्ट पे काम नहीं होगा, ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंस बैकिंग ऑफ द एजम्पशंस। जो भी आप एज्यूम करोगे ना, तो आपको फैक्ट या ऑब्जर्वेशन या एविडेंस जो आपको सामने होगी, वो वहाँ पर आपको उसको मतलब उसकी हेल्प नहीं लेनी है। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ एज्यूम करते हो तो वो आपका एक थॉट प्रोसेस होगा। जब आप उस पैसेज को पढ़ोगे, फिर आपको एक बिल्कुल एक थॉट प्रोसेस हो डेवलप हो जाएगी, जिसमें आप एज्यूम करके हाँ ये चीज़ भी है, अगर ये पैसेज में मेंशन नहीं है बट ये चीज़ भी हो सकता है। सो एजम्पशंस मे बी जस्टिफाइड और अनजस्टिफाइड, लॉजिकल और इलॉजिकल, ठीक है। तो अब ये पूरा लिखा हुआ है इसमें। अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन से आपको ये प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएगा कि एजम्पशंस को किस तरीके से लेना है। हम क्वेश्चंस को देखेंगे, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद जो है अपना जो है जो भी आप एज्यूम कर पाओगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा, आपको ऑटोमेटिकली फिर समझ आएगा, आपको वही अप्रोच रखना है। जैसे ये पैसेज आया है, आप देख सकते हो यहाँ पर क्या पूछा गया। यहाँ पर पूछा गया है, सबसे पहले आप यही देखोगे, रेफरेंस टू द अबव पैसेज, विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड। आपको पैसेज को देखकर एजम्पशंस को बताना है। पैसेज को पढ़ो। कैन ए डेमोक्रेसी अवॉइड बीइंग वेलफेयर स्टेट फॉर लॉन्ग, ठीक है। कैन ए डेमोक्रेसी अवॉइड बीइंग ए वेलफेयर स्टेट फॉर लॉन्ग, एक क्वेश्चन पूछा गया है, डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। कैन ए डेमोक्रेसी अवॉइड बीइंग ए वेलफेयर स्टेट फॉर लॉन्ग, ठीक है। वाई कैन नॉट मास वेलफेयर बी लेफ्ट इंटायरली टू द मार्केट्स। यहाँ पर बोला गया जो मास वेलफेयर जो है, ठीक है, बी लेफ्ट इंटायरली टू द मार्केट्स, ठीक है। जो मास वेलफेयर जो है वो ओवरऑल हम मार्केट्स के ऊपर क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है, क्यों नहीं छोड़ सकते हैं।
क्वेश्चंस पूछे गए। देयर इज ए बिल्ड इन टेंशन बिटवीन मार्केट एंड डेमोक्रेसी, यहाँ पर जो है टेंशन बताया जा रहा है मार्केट और डेमोक्रेसी में। पहले दो लाइंस अगर आप देखोगे एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछा गया, कैन ए डेमोक्रेसी अवॉइड बीइंग ए वेलफेयर स्टेट फॉर लॉन्ग, क्या डेमोक्रेसी अवॉइड किया, अवॉइडेंस की यहाँ पर बात की गई है, वेलफेयर स्टेट को लिंक किया गया डेमोक्रेसी के साथ, नंबर फर्स्ट। दूसरा, मास वेलफेयर को लिंक किया गया है मार्केट के साथ, ठीक है। तीसरा लाइन जो है, टेंशन देखने को मिल रहा है मार्केट और डेमोक्रेसी के बीच में, ठीक है। देयर इज ए बिल्ड इन टेंशन बिटवीन मार्केट्स एंड डेमोक्रेसी। मार्केट्स डू नॉट वर्क ऑन ए वन पर्सन वन वोट प्रिंसिपल, आपको खुद पता है, एज डेमोक्रेसीज डू। आपको पता है मार्केट का कॉन्सेप्ट जो है वो ऐसा नहीं है कि वन पर्सन वन वोट प्रिंसिपल पे, जैसे कि डेमोक्रेसी है वन पर्सन का वन वोट, डेमोक्रेसी उस पर चल रहा है, एक पर्सन का एक वोट होता है और वो अपना वोट देता हो जो भी वो जिस भी रिप्रेजेंटेटिव को वोट देना चाहता है। मार्केट्स उस हिसाब से नहीं चल रहा है। व्हाट वन गेट्स आउट ऑफ द मार्केट प्लेस डिपेंड्स ऑन वंस एंडोमेंट, स्किल्स, परचेजिंग पावर एंड फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डेफिनेटली ये भी आपको पता है, मार्केट प्लेस में जब कोई मार्केट प्लेस पे जाता है किस पे डिपेंड करता है, मार्केट प्लेस में जाना जब कोई जाता है उसको कोई भी चीज़ खरीद रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, उसका स्किल कैसा है, खरीदने का स्किल, उसके पास परचेजिंग पावर कितना है, ठीक है, वो उसके पास मार्केट का जो फोर्स और डिमांड जो डिमांड एंड सप्लाई जो होता है मार्केट पर, उसके ऊपर जो है मार्केट डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि मार्केट किसके ऊपर डिपेंड होता है और डेमोक्रेसी किस पे चल रही है। डेमोक्रेसी जो होती है बेस्ड ऑन वन पर्सन वन वोट प्रिंसिपल के बेसिस पे चलता है। मार्केट्स रिवार्ड इंडिविजुअल्स इनिशिएटिव एंड स्किल एंड मे आल्सो lift many from the bottom rungs of the society, but some people never get the opportunity to develop skills that markets demand, ठीक है। मार्केट क्या करता है, मार्केट रिवार्ड किसको देता है, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपको एक इंडिविजुअल इनिशिएटिव होना चाहिए जो आप मार्केट में यूज़ कर पाओगे, आप मार्केट में जो है एग्जिस्ट कर पाओगे। एंड में आल्सो लिफ्ट मैनी फ्रॉम बॉटम रैंक्स ऑफ द सोसाइटी, और कुछ लोगों को क्या करता है ये मतलब सोसाइटी में जो है अप करता है, ठीक है। बट सम पीपल नेवर गेट अपॉर्चुनिटी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं मार्केट में जिनको कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है स्किल्स को डेवलप करने की, वो स्किल्स को डेवलप करें जो कि मार्केट में डिमांड होती है। मतलब यहाँ पर ये कंपैरिजन बता रहे हैं मार्केट में स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, इंडिविजुअल इनिशिएटिव होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती है जो मार्केट में आपको लगती है। लेकिन ये भी बोला जाता है कि जो अगर आपके पास कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी भी उनको ऐसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो स्किल को डेवलप कर सके, ठीक है, जो कि मार्केट में डिमांड होती है। दे आर सिंपली टू पुअर एंड टू हैंडीकैप्ड, और वैसे लोग क्या होते हैं वो बहुत ही पुअर रहते हैं। आर स्किल फॉर्मेशन टेक्स टू लॉन्ग, या वो उन लोगों को स्किल डेवलप अगर करते हैं तो उसको स्किल डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। बाई क्रिएटिंग जॉब्स मार्केट्स में बी एबल टू हेल्प इवन अनस्किल्ड पीपल बट कैपिटलिज्म हैज़ ऑलवेज विटनेस्ड बर्स्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन जब जॉब्स क्रिएट होते, बाय क्रिएटिंग जॉब्स मार्केट्स में बी एबल टू हेल्प अनस्किल्ड पीपल, लेकिन जब जॉब्स क्रिएट होते हैं तो मार्केट में अगर स्किल भी नहीं होगा स्टिल अनस्किल्ड लोगों को भी क्या होती है जो है हेल्प मिलती है अनस्किल्ड लोगों को भी। लेकिन अगर कैपिटलिज्म को कंपेयर करेंगे, कैपिटलिज्म हमेशा जो होता है विटनेस्ड बर्स्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन कैपिटलिज्म में क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको आइडिया होना चाहिए कैपिटलिज्म क्या होता है। सोशलिज्म आपको पता है जो पब्लिक ओनड होता है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है। कैपिटलिज्म आपको पता है प्राइवेटाइजेशन, जनरली आप बोलो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट इंडिविजुअल जो होते हैं मार्केट को जो है ओवरकम करते हैं। तो यहाँ पर बोला जाता है कैपिटलिज्म की वजह से क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, और अगर जॉब्स हम देते हैं उसकी वजह से अनस्किल्ड लोगों को भी हेल्प देखने को मिलती है। मतलब ओवरऑल यहाँ पर डेमोक्रेसी और मार्केट को कंपेयर किया गया। किन किन चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया वो आपको समझना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बोल किन किन चीज़ों को हाईलाइट करना, आपको हाईलाइट करना है यहाँ पर डेमोक्रेसी और मार्केट को कंपेयर किया गया, नंबर फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, इसके टेंशन के बारे में बताया गया, मार्केट डेमोक्रेसी में टेंशन देखने को मिलता है, ठीक है। बोला गया है मार्केट किस प्रिंसिपल पे चलता है और डेमोक्रेसी किस प्रिंसिपल पे चलता है, ये भी बताया गया। मार्केट में किन किन चीज़ों की डिमांड्स होती है, परचेजिंग पावर मार्केट के साथ लिंक किया गया, और मार्केट में फोर्स और डिमांड सप्लाई, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई का फोर्स देखने को मिलता है। मार्केट में रिवार्ड दिया जाता है अगर कोई स्किल होता है किसी को, उसके ऊपर जो है मार्केट डिमांड करता है। और लोगों को जो कभी मतलब ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास, ठीक है, कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि वो स्किल्स को डेवलप करें जो मार्केट में चाहिए होता है, और वो हमेशा पुअर ही रहते हैं, ठीक है। या अगर उनके पास स्किल आता भी है लेकिन उस स्किल को आने में टाइम लगता है। अगर जॉब्स को क्रिएट करते हैं तो उससे क्या होता है
अनस्किल्ड लोगों को भी हेल्प मिलती है, उनको कहीं ना कहीं जॉब तो मिलती है, जॉब्स क्रिएट होते हैं अगर उनके पास स्किल भी नहीं, बट स्टिल दे आर गेटिंग द जॉब। ठीक है, बट लेकिन कैपिटलिज्म में अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स के ऊपर डेवलप डिपेंड है तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी। लेकिन अब आपको ये कहानी पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो है एजम्पशंस को आइडेंटिफाई करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। मॉडर्न डेमोक्रेसीज रिलाई ऑन मार्केट फोर्सेस टू अनेबल देम टू बी ए वेलफेयर स्टेट। पूछा जाता है जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं वो मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है, टू अनेबल देम टू बी ए वेलफेयर स्टेट। क्या मॉडर्न डेमोक्रेसीज मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है? ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक वेलफेयर स्टेट जो है वो वेलफेयर स्टेट का वेलफेयर स्टेट बनती है। क्या ऐसा कुछ है? मार्केट्स इंश्योर सफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी टू बी इफेक्टिव। मार्केट्स इंश्योर सफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ। मार्केट्स ये बोल रहा है कि मार्केट्स में क्या होना चाहिए, एक सफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए, जो कि ज़रूरी है डेमोक्रेसीज को इफेक्टिव होने के लिए। बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझो इस पॉइंट को। मैंने कहा ये बोल रहा है कि जो मार्केट्स है, ठीक है, की वजह से आप ये बोल सकते हो कि मार्केट्स को ये चीज़ इंश्योर करना है कि सफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ अगर होती है मार्केट से, उससे क्या हो जाएगा, इफेक्टिव डेमोक्रेसी रहेगी। ठीक है, डेफिनेटली अगर आप ये बोलोगे कि अगर एक सफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ है तो डेफिनेटली डेमोक्रेसी जो होती है वो इफेक्टिव रहती है, क्योंकि आपको पता है डेमोक्रेसी में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आर नीडेड फॉर दोज लेफ्ट बिहाइंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आपने देखा है, एक स्टेटमेंट देखा है आपने कि लोग जो है उनके पास स्किल्स नहीं है। जब लोगों के पास स्किल्स नहीं है तो उनको जॉब्स नहीं मिलेगा, तो वो जो है पुअर रहेंगे। तो उसको उनकी पॉवर्टी को बाहर निकालने के, उनको पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए, उसकी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ गई है, तो उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए गवर्नमेंट प्रोग्राम्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को जॉब दिया जाए या जो है पुअर सेक्शंस को जो है उसको डेवलप किया जाएगा, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जाएगी। तो इन ओवरऑल जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को डेवलप करने के लिए हमें क्या करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स का ज़रूरी होना। आप पढ़ते भी हो कि गवर्नमेंट क्या लेता है, इनिशिएटिव देता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स को दे देता है। और दूसरी बात जो है, इफेक्टिव डेमोक्रेसी रहने के लिए इकोनॉमिक जो है इकोनॉमिक ग्रोथ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट्स में इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए। तो ये बोला जाता है यहाँ पर मॉडर्न डेमोक्रेसीज रिलाई ऑन मार्केट फोर्सेज टू अनेबल देम टू वेलफेयर स्टेट। यहाँ पर वेलफेयर स्टेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मॉडर्न डेमोक्रेसीज और मार्केट फोर्सेज जो है ये नहीं आएगा। ओवरऑल अगर देखोगे आप ये चीज़ अज्यूम करोगे कि डेफिनेटली आपको पहले ये जहन में आएगा कि सर बिल्कुल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए, जिसकी वजह से जो है वो लोग जो पीछे रह गए हैं, ठीक है, उनकी हेल्प हो जाए यहाँ पर। दूसरा, जो मार्केट जो है ये ऐसे मार्केट इस तरीके से होना चाहिए, इंश्योर करे सफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए मार्केट की वजह से, जो कि ज़रूरी है डेमोक्रेसी को भी इफेक्टिव बनाने के लिए। तो सफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ ज़रूरी है, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी जो है वो एक नेसेसरी है उसकी इफेक्टिवनेस के लिए। ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना है, फिर एज्यूम करना है। ठीक, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट लिखा है आपको, अब मैं थोड़ा सा तेज पढ़ूंगा, आपको आइडिया होगा किस तरीके से करना है। एज्यूम आपको करना है, ये पढ़ने के बाद एज्यूम करना है। रिसर्चर्स आर एबल टू यूज स्टेम सेल्स टू गाज द न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट बिस्फेनॉल BPA जिसको बोला जाता है बिस्फेनॉल A। रिसर्चर्स आर एबल टू यूज, जो रिसर्चर्स जो थे वो यूज़ करते थे स्टेम सेल्स को, जिसकी वजह से टू गाज द न्यूरोटॉक्सिक ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, जो कि एनवायरमेंट पोल्यूटेंट जो है जिसका नाम है बिस्फेनॉल A। ये एक एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट था, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ था, एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ता था। लेकिन रिसर्च ने क्या किया, रिसर्चर्स ने स्टेम सेल्स का यूज़ किया, जो इसकी टॉक्सिसिटी जो थी किसकी, इस बिस्फेनॉल की, उसको क्या करने के लिए, गाज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। बात समझ में आ रही है? दे यूज्ड ए combination of biomedical and cell-based assays to examine the gene expression profile during the differentiation of the mouse embryonic stem cells up on treatment with bisphenol। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ टेक्निक्स का यूज़ किया, जैसे कि इन्होंने कम्बिनेशन बायोकेमिकल और सेल बेस्ड जो है इस टेक्निक का यूज़ किया है। क्यों इस टेक्निक का यूज़ किया है, मतलब बायोकेमिकल्स का यूज़ करना, इसको कंबाइन किया गया सेल बेस्ड के साथ, सो दैट ये जीन एक्सप्रेशन जो है, जो इसको क्या किया जाएगा, उसको एग्जामिन करेंगे,
ठीक है, ज्यूरिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ माउस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, जब इन्होंने डिफरेंशिएट किया है माउस एम्ब्रियोनिक सेल को, स्टेम सेल को निकाला, उसके ऊपर जो है उसके ऊपर ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया विद बिस्फेनॉल। तो इन्होंने माउस लिया है, माउस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को लिया है और उस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के ऊपर इसको BPA के साथ क्या किया है, ट्रीट किया है। ए कंपाउंड नोन टू काज हार्ट डिजीज, एक ऐसा कंपाउंड जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट डिजीज होती है, डायबिटीज़ होती है एंड डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज, ह्यूमंस और ह्यूमंस को डायबिटीज़ भी होती है, डिजीज भी होती है इस जो ये पोल्यूटेंट जो है। दे वर एबल टू डिटेक्ट, ये रिसर्चर्स की बात करें, दे वर एबल टू डिटेक्ट एंड मेजर BPA टॉक्सिसिटी टुवर्ड्स द प्रॉपर स्पेसिफिकेशन ऑफ प्राइमरी जर्म लेयर। तो ये रिसर्चर जो हैं ये सक्सेसफुल रहे हैं, ये अच्छे से उन्होंने क्या किया है, डिटेक्ट कर पाए हैं और मेजर किया है कि जो BPA जो है ये एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट जो है इसकी टॉक्सिसिटी, इसको जो है काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अच्छे तरीके से डिटेक्ट किया है। और इन्होंने देखा जो प्राइमरी जर्म लेयर हमारे पास होते हैं इंडोडर्म और एक्टोडर्म, उसको प्रॉपर स्पेसिफाई किया एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यूरल प्रोजेनिटर सेल्स को भी आइडेंटिफाई किया है, इस्टेब्लिश किया है। तो ये सारा कुछ बोला गया है बिस्फेनॉल के ऊपर, और ये बोला गया एक एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट है, उसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा जो है डिजीज़ हो जाते हैं, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ हो जाती है। और रिसर्चर्स ने क्या किया, नई टेक्निक्स को डेवलप किया है, कंबाइन किया है बायोकेमिकल्स को, जिसकी वजह से इन्होंने माउस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ली है और इसके ऊपर BPA का ट्रीटमेंट किया है, और जिसकी वजह से ये ईजिली डिटेक्ट कर पाए और मेजर कर पाए कि BPA की टॉक्सिसिटी कितनी है। और इन्होंने देखा है कि ये जो है जर्म लेयर, एंडोडर्म, एक्टोडर्म को स्पेसिफाई किया गया है प्रॉपर तरीके से, और बाकी न्यूरो प्रोजेनिटर सेल्स को। मतलब ओवरऑल ये बताया गया है कि एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट के ऊपर ये बात चल रही थी। अब आपको क्या करना है, आपको इसका आंसर बताना है। अगर आप देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ द एबो पैसेज के ऊपर आपको क्या बताना है, आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले आप क्या याद रखोगे यार, सबसे पहले आपको याद रखना, ऊपर क्या देखा आपने, BPA क्या है, आप बोलोगे सर BPA, अगर आपको समझना है ऊपर आपने क्या क्रक्स निकाला है, मतलब क्या क्या समझ रहा है, आप बोलोगे सबसे पहले BPA सर ये एक पोल्यूटेंट है, तो आपने लिखा ये पोल्यूटेंट है, ये कीवर्ड आपका बन गया, BPA पोल्यूटेंट है, ठीक है। और इन्होंने देखा है कि किस तरीके से साइंटिस्ट, रिसर्चर्स ने ये भी आइडेंटिफाई किया ना, रिसर्चर्स ने ये भी आइडेंटिफाई किया कि जो क्या बोलते हैं इसका, कैसे BPA जो है ये पोल्यूटेंट जो है जो इफेक्ट कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है किसके ऊपर, माउस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो मैंने बात की थी, इस BPA का इम्पैक्ट उस पर भी देखने को मिला, क्योंकि उन्होंने क्या किया, माउस एम्ब्रियोनिक सेल जो है, माउस एम्ब्रियोनिक सेल को किसके साथ ट्रीट किया, BPA के साथ, और इस BPA का इम्पैक्ट क्या रहा ये आपने देखा है, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब ओवरऑल हमें ये देखना है कि BPA क्या क्या कर सकता है, BPA का इम्पैक्ट क्या रहेगा इस एम्ब्रियोनिक सेल के ऊपर, क्या रहा, इसके हिसाब से आपको आइडिया लगाना है। BPA में अल्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन वाइवो, ठीक है, यहाँ पर बोला गया BPA जो है ये अल्टर कर सकता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्योंकि आपने देखा है BPA जो ही हमने एम्ब्रियोनिक सेल्स के ऊपर लगाया है तो हम डिटेक्ट कर पाए हैं BPA का इफेक्ट क्या रहता है। मेरी बात समझ में आ रहा है, एक इस तरीके का निकलता है। दूसरा ये है, दूसरा अगर देखेंगे, बायोकेमिकल एंड सेल बेस्ड एसेज आर यूजफुल इन फाइंडिंग आउट ट्रीटमेंट्स फॉर पोल्यूशन इंड्यूस्ड डिजीजेज। जो बायोकेमिकल और सेल बेस्ड एसे जो मैंने ऊपर पढ़ाया आपको, ये यूजफुल होता है, ये स्टेटमेंट बोल रहा है आपको, ये यूजफुल होता है फाइंडिंग आउट ट्रीटमेंट फॉर पोल्यूशन इंड्यूस्ड डिजीजेज, मतलब वो डिजीजेज, ठीक है, ट्रीटमेंट फॉर पोल्यूशन इंड्यूस्ड डिजीज, जो जहाँ पर आपको पोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा कि पोल्यूशन के रिलेटेड हम किसको यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं बायोकेमिकल और सेल बेस्ड एसेज, ठीक है। क्या ये हमेशा होता है कि बायोकेमिकल और सेल बेस्ड एसेज को ट्रीट किया जाता है, फाइंडिंग आउट ट्रीटमेंट्स फॉर, कि जो पोल्यूशन की वजह से डिजीज़ होती हैं, कोई भी पोल्यूशन अगर होता है उस पोल्यूशन की वजह से कोई डिजीज़ होगी, क्या हम बायोकेमिकल और सेल बेस्ड एसेज हर जगह पर यूज़ कर सकते हैं, क्या एक पर्टिकुलर टाइप पे हम करेंगे यूज़। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल हमने ली है ऊपर, कुड सर्व एज ए मॉडल टू इवेलुएट साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, हमने ऊपर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को लिया है और इस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को हमने एज ए मॉडल के तौर पे यूज़ किया है, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या देख सकते हैं कि जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो है, ठीक है, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स का, मतलब एनवायरमेंटल जो पोल्यूटेंट जो जैसे ये जो था बिस्फेनॉल, BPA जो था, ये एक एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट था,
इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या रहा, तो हमने किसको लिया है, हमने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को एज ए सरू के तौर पे, एज ए मॉडल के तौर पे लिया है। डेफिनेटली एम्ब्रियोनिक सेल को हमेशा जो है लिया जाता है, अगर हमें क्या करना होता है, हमें कोई भी जो है इवेल्युएशन करनी होती है, एज ए मॉडल के तौर पे हम ले पाते हैं। बिल्कुल ये सही है, जहाँ पर 3 है आपको वो ठीक लगेगा, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ये बिल्कुल गलत हो गया। लेकिन दैट मीन्स अब आपको एक और देखना है कि यहाँ पर BPA में आल्टर, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो BPA ने आपने देखा है ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को आल्टर कर सकते हैं, क्योंकि जब आपने BPA को किसके साथ ये किया है, उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर आप ये भी लगा सकते हो अंदाज़ा कि यहाँ पर लिखा भी है जो BPA को आपने क्या किया है, ट्रीटमेंट विद BPA, तो आपने क्या देखा, आपने देखा है क्या बोलते हैं उसको, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल अपॉन ट्रीटमेंट, यहाँ से आपको पता चला, ठीक है, ये सारी एबनॉर्मलिटीज़ इसके ऊपर, और आप डिटेक्ट कर पाए हैं BPA की टॉक्सिसिटी जब आपने किसके साथ किया है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के साथ किया। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है, मतलब इसका आंसर ओवरऑल आपको क्या याद रखना है, इसका आंसर जो है आपको ये करना है। मैं आपको ओवरऑल ये समझा रहा हूँ कि आपको पढ़ना किस तरीके से, किन किन चीज़ों का जहन में रखना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है यहाँ पर। क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ ऑल फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज आर पॉलिनेटेड बाय एनिमल्स इंक्लूडिंग बर्ड्स, सैंड मैमल्स, बट द मेन पॉलिनेटर्स आर इंसेक्ट्स। बोला गया है जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसके 80%, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स की स्पीशी जितनी भी हैं उसके 80% जो हैं, 80% स्पीशीज ऐसी होते हैं जो कि पॉलिनेटेड एनिमल से होते हैं, इसमें बर्ड्स भी आते हैं, मैमल्स भी आते हैं, लेकिन मेन पॉलिनेटर जो है वो इंसेक्ट्स है। बात समझ आ रही है, मतलब जो भी फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज़ हैं उसकी पॉलिनेशन की यहाँ पर बात की गई, और बोला गया है 80% फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज़ जो हैं वो पॉलिनेशन, उनकी पॉलिनेशन होती है एनिमल्स की वजह से, और फॉर एग्जांपल उसमें बर्ड्स लिया गया है और मैमल्स को लिया गया है। लेकिन बोला जाता है जो फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज जो उसका मेन पॉलिनेटर जो है वो इंसेक्ट्स है, ठीक है। Pollination is responsible for providing us a wide variety of food as well as many plants derived medicines. पॉलिनेशन, जो पॉलिनेटर जो होते हैं, ठीक है, सॉरी, पॉलिनेशन जो होती है जो इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स में होती है, ठीक है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है, इसकी वजह से फूड भी बनता है। डेफिनेटली जब तक प्लांट्स पॉलिनेट नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक जो उनकी ग्रोथ नहीं होगी तब तक फूड नहीं बनेगा। तो पॉलिनेशन की वजह से ही प्लांट्स जो होते हैं वो फूड बनाते हैं। दूसरा जो है एज वेल एज प्लांट डिराइव्ड मेडिसिन, एज वेल एज हमें प्लांट से मेडिसिन भी मिलता है, क्योंकि आपको पता है कुछ प्लांट्स में फूड देते हैं, कुछ प्लांट्स में मेडिसिन देते हैं, तो इसके लिए पॉलिनेशन का होना ज़रूरी है, यही रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए। ये है साइंस के ऊपर, इकोलॉजी एनवायरनमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। एट लीस्ट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स एग्रीकल्चर क्रॉप्स डिपेंड अपॉन पॉलिनेशन। जितने भी एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं पूरे वर्ल्ड में 1/3 जो है वो पॉलिनेशन के ऊपर डिपेंड है, मतलब पॉलिनेशन का होना ज़रूरी है। बीज आर द मोस्ट डोमिनेंट टैक्सा विच व्हेन इट कम्स टू पॉलिनेशन। बोला जाता है बीज को मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है जब पॉलिनेशन की बात आती है, एंड दे आर क्रूशल टू मोर देन 400 क्रॉप्स, और ये इंपॉर्टेंट होते हैं, मोर देन 400 क्रॉप्स के लिए बीज का होना ज़रूरी है। पॉलिनेशन इज एन एसेंशियल सर्विस दैट इज द रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेट रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, पॉलिनेशन एक एसेंशियल सर्विस है जिसमें एक रिलेशनशिप डेवलप होती है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। ठीक है, आपको पता है इंसेक्ट आता है वो प्लांट के साथ इंटरेक्ट करता है, आपको पता है बर्ड आता है वो प्लांट के साथ इंटरेक्ट करता है, पॉलिनेशन होती है। आपको पता है कोई भी एनिमल आता है वो इन प्लांट्स के साथ इंटरेक्ट करता है तो पॉलिनेशन हो जाते हैं, मतलब एक रिलेशनशिप प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में डेवलप होती है। एंड द रिडक्शन और लॉस ऑफ ईदर इफेक्ट्स ऑफ सर्वाइवल ऑफ बोथ। ठीक है, और दोनों प्लांट्स भी सर्वाइव कर पाते और एनिमल्स भी सर्वाइव कर पाते। ओवरऑल ये कहने का मतलब है रिडक्शन होता है या लॉस ऑफ ईदर इफेक्ट्स ऑफ सर्वाइवल ऑफ बोथ। इफेक्टिव पॉलिनेशन रिक्वायर्स रिसोर्सेज, लेकिन पॉलिनेशन होने के लिए रिसोर्स का होना ज़रूरी है, सच एज रिफ्यूजीज ऑफ प्रिस्टाइन नेचुरल वेजिटेशन। तो इस तरीके का बोला जाता है पॉलिनेशन होने के लिए हमारे पास रिसोर्स का भी होना ज़रूरी है। आप यहाँ पर आप क्वेश्चन आपने समझा है, अब आपको क्या करना है, आपको बताना है इसका आंसर क्या आ जाएगा। कौन कौन से क्या क्या चीज़ आप एज्यूम कर सकते हो ऊपर समझने के बाद। सबसे पहले सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ इंडियाज सीरियल फूड ग्रेन्स इज इम्पॉसिबल विदाउट डाइवर्सिटी ऑफ पॉलिनेटिंग एनिमल्स। क्या आप ये एज्यूम कर सकते हो, क्या आप एजम्पशन ले सकते हो ये वाला। ठीक है, सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ इंडियाज फूड सीरियल, जो इंडिया के फूड सीरियल ग्रेन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, सीरियल फूड ग्रेन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसकी सस्टेनेबल प्रोडक्शन होना
वो इम्पॉसिबल हैं अगर डाइवर्सिटी ऑफ पॉलिनेशन नहीं होगा। ये बिल्कुल एक हटके हैं, ये बिल्कुल एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये आप इसमें इंक्लूड नहीं करोगे। ये इंडिया की बात नहीं कर रहा है, ओवरऑल इन जनरल बात कर रहा है। ठीक, नंबर फर्स्ट। दूसरा स्टेटमेंट है मोनोकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैम्पर्स द सर्वाइवल ऑफ इंसेक्ट्स। जो मोनोकल्चर करते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का मोनोकल्चर, ठीक है, मोनोकल्चर ये एक टेक्निक होती है, ठीक है, जो हम करते हैं जिसकी वजह से इंसेक्ट जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, इंसेक्ट्स मर जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कि मोनोकल्चर से इंसेक्ट्स मर जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब सेकंड जहाँ पर भी वो एलिमिनेट हो जाएगा, सेकंड यहाँ पर है, सेकंड यहाँ पर ही पहले एलिमिनेट हो जाता है। और पहले ए तो पहले एलिमिनेट हो गया, बचा क्या 3 और 4। अब देखो ऊपर के पैसेज को पढ़ने से आप देखो थर्ड कैसे निकलता है, मतलब आप पॉलिनेटर्स बिकम स्कार्स इन कल्टिवेटेड एरियाज डिवॉइड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। डेफिनेटली ये आप बोल सकते हो, अगर वेजिटेशन नहीं होगी, नेचुरल वेजिटेशन नहीं होगी, क्या पॉलिनेटर्स होंगे? क्या पॉलिनेटर्स होंगे? आप बोलोगे बिल्कुल सर पॉलिनेटर्स नहीं होंगे जब तक वेजिटेशन नहीं होगी। ये पॉलिनेटर्स बिकम स्कार्स इन कल्टिवेटेड एरियाज डिवाइड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, जो कल्टिवेटेड एरियाज होते हैं वहां पर पॉलिनेटर्स नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि उन एरियाज में नेचुरल वेजिटेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। डाइवर्सिटी इन इंसेक्ट्स इंड्यूस डाइवर्सिटी इन प्लांट्स। क्या आप ये एज्यूम कर सकते हो? डेफिनेटली आप ये एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि मैंने बोला मेन पॉलिनेटर जो है वो क्या है, इंसेक्ट्स है। और ये भी मैंने आपको बताया कि पॉलिनेटर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। दैट मीन्स अगर इंसेक्ट ज़्यादा हैं मतलब पॉलिनेटर्स ज़्यादा हैं। जब पॉलिनेटर्स ज़्यादा हैं तो दैट मीन्स पॉलिनेशन ज़्यादा हो जाएगा, पॉलिनेशन ज़्यादा हो जाएगा दैट मीन्स प्लांट ज़्यादा ग्रो करेंगे, प्लांट ज़्यादा ग्रो मतलब कहना प्लांट डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। मतलब 4 तो जो है ये यहाँ से आपको लिंक करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपको चीज़ों को लिंक करना, मतलब आप इस तरीके समझो, आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है मेंस आंसर राइटिंग में, और फिर आप उस क्वेश्चन को सोचते हो मुझे क्या क्या लिखना, और फाइनली आप एक कंक्लूजन बताते हो कि हमें ये चीज़ हो सकता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हो। वहाँ पर एग्जैक्टली सेम यहाँ पर भी आपको ये पूछा जाता है। जो भी आप पढ़ते हो क्या आप कॉम्प्रहेंड कर पाते या नहीं कर पाते, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, आप क्या क्या क्रक्स निकालते हो, क्या क्या कंक्लूजन निकालते हो, ये सब पढ़ने के बाद इसलिए ये दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक और लिखा गया है वेस्टर्न यूरोप शोज। ठीक है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हो। ये वाला शॉर्ट वाला पढ़ेंगे, इसको कम टाइम लगेगा पढ़ने में। ये वाला पढ़ेंगे हम, 286 वाला हम पढ़ रहे हैं। आपको आई होप समझ आ रहा होगा किस तरीके से क्या करना है। अब यहाँ पर भी आप देखो एजम्पशंस है। फिग ट्री, एक ट्री है फिग, इससे क्या बोलते हैं, फिगस से निकला है। आर कंसिडर्ड कास्ट सैक्रेड इन इंडिया, सॉरी, जो फिग ट्रीज को सैक्रेड इंडिया में माना जाता है, ईस्ट एशिया में भी और अफ्रीका में, एंड आर कॉमन इन एग्रीकल्चर एंड अर्बन लैंडस्केप्स वेयर अदर लार्ज ट्रीज आर एब्सेंट। यहाँ पर फिग ट्रीज की बात की जा रही है और बोला जाता है फिग ट्रीज को स्कार्स माना जाता है, सॉरी सैक्रेड माना जाता है इंडिया में, ईस्ट एशिया में। सैक्रेड प्लांट आप बोल सकते हैं, सैक्रेड ट्री आप बोल सकते हैं अफ्रीका में, और ये कॉमन है एग्रीकल्चर और अर्बन लैंडस्केप में। और ये जो भी हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है या अर्बन लैंडस्केप्स है वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है फिग ट्रीज, जहाँ पर बाकी लार्ज ट्रीज एब्सेंट होते हैं, वहाँ पर क्या देखने को मिलता है आपको, फिग ट्रीज देखने को मिलेगा। इन नेचुरल फॉरेस्ट्स फिग ट्रीज प्रोवाइड फूड फॉर वाइल्ड लाइफ। नेचुरल फॉरेस्ट, जो भी फॉरेस्ट हमारे पास होते हैं वहाँ पर फिग ट्रीज होते हैं, और वो फिग ट्रीज का रोल क्या होता है, वो फूड प्रोवाइड करते हैं किसको, जो वहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स होते हैं या वाइल्ड लाइफ होते हैं। व्हेन अदर रिसोर्स आर स्कार्स एंड सपोर्ट ए हाई डेंसिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ फ्रैग्विवोरस एनिमल्स। ठीक है, नेचुरल फॉरेस्ट में क्या होता है, फिग ट्रीज फूड प्रोवाइड करते हैं वाइल्ड एनिमल्स को या वाइल्ड लाइफ को, जहाँ पर जो बाकी सोर्सेज होते हैं वो बहुत कम होते हैं, मतलब बाकी सोर्सेज से फूड नहीं मिलता है, जहाँ पर आपको उनको वाइल्ड एनिमल वाइल्ड लाइफ को फूड की कमी देखने को मिलती है। तो वो फूड कौन फुलफिल करता है, ये क्या करता है, फिग ट्रीज क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर बाकी रिसोर्सेज जो है अवेलेबल नहीं होते हैं, कम होते हैं। एंड सपोर्ट से हाई डेंसिटी एंड डाइवर्सिटी, और इसकी वजह से, इस फिग ट्रीज की वजह से क्या होता है, डेंसिटी और डाइवर्सिटी बढ़ जाती है, किनके, उन एनिमल की जो फ्रूट्स खाते हैं। फ्रूट एनिमल्स को बोला जाता है फ्रैग्विवोर्स। ठीक है, ये फ्रैग्विवोर्स बर्ड्स एंड बैट्स कंटिन्यू टू विजिट फिग ट्रीज। बोला जाता है अगर अब बर्ड्स और बैट्स कौन से, जो फ्रूट्स को खाते हैं, वो कंटिन्यूसली विजिट करते हैं फिग ट्रीज को। डेफिनेटली आपको पता है कि यहाँ पर मैंने बोला फिग ट्रीज की वजह से फ्रैग्विवोर जो हैं इनकी डाइवर्सिटी और डेंसिटी बढ़ जाती है।
ठीक है। और बोला जाता है अगर यही फ्रैगिवोरस एनिमल्स, मतलब फ्रैगिवोरस एनिमल्स का मतलब क्या होता है, यही बर्ड्स और बैट्स ये फिग ट्रीज को कंटिन्यूसली विजिट करेंगे, फिग ट्रीज की तरफ कंटिन्यूस आ जाएंगे, लोकेटेड इन साइट्स विद हाई ह्यूमन डिस्टर्बेंस, जहाँ पर ह्यूमन डिस्टर्बेंस ज़्यादा होते हैं उन एरियाज़ में, मतलब जहाँ पर फिग ट्रीज़ हैं और वहाँ पर ह्यूमन डिस्टर्बेंस भी है, और वहाँ पर अगर फिग ट्रीज़ सॉरी वहाँ पर अगर फ्रैगिवोरस बर्ड्स या बैट ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है, सेक्रेड फिग ट्रीज़ में प्रमोट, ठीक है, फ्रैगिवोर एबेंडेंस। तो सेक्रेड फिग ट्रीज क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं फ्रैगिवोर्स एबेंडेंट, क्योंकि आपको पता है सेक्रेड फिग ट्रीज आप उनको नहीं काटते हो, आपको पता है सेक्रेड अगर कुछ भी होता है तो आप उस चीज़ को नहीं काटते हो, आप उसको जो है क्या कंजर्व भी करते हो। तो ये सेक्रेड फिग ट्रीज की वजह से क्या होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्रैगिवोर्स जो एनिमल्स होते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा उस एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको खुद भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना है ये क्या कहना चाहता है। अंडर फेवरेबल माइक्रो क्लाइमेट, जो क्लाइमेट आपको फेवरेबल देखने को मिलेगा, प्लेंटी ऑफ सीडिंग्स ऑफ अदर ट्री स्पीशीज वुड ग्रो अराउंड द फिग ट्रीज। बोला जाता है यहाँ पर कि फेवरेबल क्लाइमेट की वजह से जो सीड्स जो होते हैं, ठीक है, बाकी ट्री स्पीशीज़ की, मतलब फिग्स के अलावा बाकी ट्री स्पीशीज़ के भी क्या होते हैं, वो ट्रीज़ भी ग्रो होते हैं, वो सीड्स भी ग्रो होते हैं बाकी स्पीशीज़ के भी, ठीक है, किसके अराउंड, फिग ट्रीज़ के अराउंड, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जब फिग ट्री ये फ्रैगिवोरस बर्ड्स आ जाते हैं या बैट्स आ जाते हैं, इनके पास भी क्या होता है, इनके पास भी सीड्स होते हैं, और जब वो इस जब वो इस फिग ट्री के आसपास आ जाएंगे वहाँ पर वो सीड्स वहाँ पर छोड़ सकते हैं, जिसकी वजह से उन प्लांट्स की भी ग्रोथ होती है फिग ट्रीज़ के अराउंड, क्योंकि वो फिग ट्रीज़ के पीछे आते हैं लेकिन उनके साथ कुछ ना कुछ सीड्स होते हैं बाकी स्पीशीज़ के जो वहाँ पर गिरा देते हैं। पॉलिनेशन जनरली आप जिस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना है आप क्या क्या चीज़ निकाल सकते हो इस कंक्लूजन से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, फिग ट्रीज कैन ऑफन बी कीस्टोन स्पीशीज नेचुरल फॉरेस्ट। अब देखो कौन कितने कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर इस्तेमाल, इकोलॉजी एनवायरनमेंट का आर्टिकल लिया है, कीस्टोन स्पीशीज होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज, जो कि मतलब उसके साथ काफ़ी बाकी स्पीशीज़ भी एसोसिएटेड होती है, मतलब अगर वो स्पीशीज़ वहाँ पर हैं उसके साथ काफ़ी ज़्यादा बाकी स्पीशीज़ भी जो है कीस्टोन मतलब एसोसिएटेड होती है। तो एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ जिसको माना जाता है, जिसको कीस्टोन स्पीशीज़ को बोला जाता है। क्या फिग ट्री एज ए कीस्टोन स्पीशीज़ का रोल करता है नेचुरल एनवायरनमेंट में? आप बोलोगे डेफिनेटली सर ये एज ए कीस्टोन स्पीशीज़ का रोल करता है, क्योंकि इस फिग ट्री के आसपास कौन से आते हैं, इसके आसपास फ्रैगिवोरस एनिमल्स आ जाते हैं, मतलब बैट्स आ जाते हैं या बर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, जो फ्रूट्स को खाते हैं, और वो खुद भी बाकी सीड्स लेकर आते हैं, ठीक है, बाकी स्पीशीज़ को, और किसके चक्कर में वो आते हैं, फिग ट्रीज के चक्कर में, और वो अपना सीड्स गिरा देंगे वहाँ पर, जिसकी वजह से बाकी ट्री स्पीशीज़ भी ग्रो करते हैं। मतलब इस ट्री का वहाँ पर होना ये क्या करता है, ये एक इंडिकेशन देता है कि ये एज ए कीस्टोन स्पीशीज़ का रोल करता है, जिसकी वजह से बाकी स्पीशीज़ भी ग्रो करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हाँ सर ये ठीक है, मतलब ए और डी ठीक है, ये और ये आप एलिमिनेट करोगे। अब डिसाइड करना है आपको सेकंड का, सेकंड आप एज्यूम कर सकते हो, फिग ट्रीज कैन ग्रो वेदर अदर लार्ज वुडी स्पीशीज कैन नॉट ग्रो। डेफिनेटली ये तो कैटेगरी के लिए ये तो क्लियरली दिया गया है, यहाँ पर आप खुद देख सकते हो, यहाँ पर ये देख सकते हो, इन नेचुरल फॉरेस्ट फिग ट्रीज प्रोवाइड फूड फॉर वाइल्ड एनिमल्स, फूड फॉर वाइल्ड लाइफ वेदर वायर when other resources are scarce and support high density। मतलब यहाँ पर एक तो ये पॉइंट भी डिफाइन करता है, दूसरा ठीक है, फिग ट्रीज आर कंसिडर्ड एज सैक्रेड इन इंडिया, ईस्ट एशिया, इन एग्रीकल्चर एंड अर्बन लैंड। वायर ये कहाँ पर होते हैं, ये एग्रीकल्चर लैंड पे होते हैं और बाकी लैंड्स पे ऊपर होते हैं जहाँ पर बाकी ट्रीज एब्सेंट होते हैं। मतलब क्या कह रहा है, फिग ट्रीज कैन ग्रो वेदर वायर अदर लार्ज वुडी स्पीशीज कैन नॉट ग्रो। फिग ट्रीज उस जगह पर भी ग्रो कर सकते हैं जहाँ पर बाकी ट्रीज वुडी स्पीशीज ग्रो नहीं करते। ये कहाँ से हमें पता चलता है, ये हमें इससे मैसेज से पता चलता है कि जहाँ पर बाकी लार्ज ट्रीज एब्सेंट होते हैं उन जगहों पर, उस लैंडस्केप के ऊपर ये ग्रो करता है। मतलब फिग ट्रीज ग्रो करेंगे, ठीक है, उन एरियाज में भी जहाँ पर बाकी ट्रीज ग्रो नहीं करते। ये भी ठीक, ये भी ठीक, मतलब फर्स्ट भी ठीक, सेकंड भी ठीक, तो ये भी ठीक हो गया, इसका मतलब ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ, ये क्लियर हो गया। क्लियर हो गए? हाँ सर ये क्लियर हो गया।
आई होप यहाँ तक आपको आइडिया पता चल गया होगा किस तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्या क्या हम सोच सकते हैं दिमाग में, किन किन चीज़ों को रखना है, तभी आप कर सकते हैं। कम से कम आप 10 30 40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओ एग्जाम से पहले अच्छे से अपना माइंड जो है तैयार करो इसके रिलेटेड, सो दैट आपका सोचने का हैबिट जो है हो जाएगा इन 5 6 दिनों में, और आप 25 26 क्वेश्चन में से कम 10 12 क्वेश्चन एक्यूरेट करके आओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि सर हमें ये सेशन अच्छा लगा, हमें समझ में आया कि किस तरीके से रीड करना है कंटेंट को और किस तरीके से जो हमें क्वेश्चंस को लगाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो WS Academy यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।